वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पर उसके गहरा चोट का निशान है। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे, ठीक होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे होंगे। तो ये जो हमने दुष्यंत कुमार की 2 लाइनें बोली हैं, इनने बोलने का एक रीज़न है। जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज, वो टॉपिक जुड़ा है दुनिया के अंतर्गत शांति लाने के लिए, यानी कि वर्ष 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज है वो जापान के एक संगठन को देने की उसकी घोषणा की गई है, और उस संगठन का नाम है निहोन हुंडाइको। निहोन हिंडाइको जो है एक ऐसा संगठन है जिसने सोशली एक्टिविज्म को बढ़ावा देते हुए दुनिया के अंतर्गत जो है न्यूक्लियर बॉम्ब के क्षेत्र में चल रहे प्रसार को रोकने के लिए काफ़ी अवेयरनेस बढ़ाई, और दुनिया के अंतर्गत न्यूक्लियर बॉम्ब से जो खतरा मानव जनजाति को हो सकता है उस खतरे से हम लोगों को अवेयर कराया। इसीलिए जो है 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज है इस संगठन को दिए जाने की घोषणा की गई है बाय नोबेल कमेटी। तो इस मामले को हम समझते हैं, और रेफरेंस के तौर पर मैं बता दूं, इंडियन एक्सप्रेस के अंतर्गत ये जो है आर्टिकल आया था एक्सप्लेन सीरीज में, उसी को हम रेफरेंस लेते हुए बात करते हैं, और साथ ही साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम अलग से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। बात है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखें यदि तो 1945 के अंतर्गत जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है पीक पर पहुंच चुका था, जर्मनी जो है हार की तरफ बढ़ रहा था, और कहीं ना कहीं जापान जो है अभी भी वेस्ट को जो है टक्कर दे रहा था। तो जब जापान जो है युद्ध में लगातार बना हुआ था, जर्मनी की हार हो चुकी थी, तो उसी समय पर अमेरिका के अंतर्गत जो है एक टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही थी। साइंटिस्ट जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे। तो वहाँ पर जो है यूएसए के अंतर्गत 1945 में जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण किया जाता है। और न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, ये नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कि फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब किसे कहा जाता है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 1945 में जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा पीक पर थी, जिसकी रिसर्च चल रही थी, ना केवल यूएसए बल्कि यूएसएसआर, यूके और भी कंट्री जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के चक्कर में फिराक में लगी हुई थी, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अब किस तरीके से जापान को हराया जाए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को किस तरीके से शांत किया जाए, ये अपनी अलग अलग थियरी चलती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप ज़्यादा शक्तिशाली होंगे तो सामने वाला आपके ऊपर हमला करेगा ही नहीं, और आपके क्षेत्र में जो है शांति कायम हो सकती है। तो इस तरह की बातें चलती थी, ये हम देख लेंगे कभी बाद में। तो हम चलते हैं, ये जो यूएसए, यूके और यूएसएसआर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रहे थे, तो यूएसए ने जो है 1945 के अंतर्गत जो है लिटिल बॉय नाम से जो है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया था। और ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाया था यूएसए के द्वारा, इसको जो है उस समय प्रेसिडेंट हुआ करते थे अमेरिका के हैरी ट्रूमैन ने जो है आदेश देते हुए 6 अगस्त 1945 को जो है हिरोशिमा के ऊपर, जो है जापान का एक शहर है ये हिरोशिमा, तो इसके ऊपर जो है पहली बार जो है दुनिया के अंतर्गत न्यूक्लियर हमला करवा दिया। और इस न्यूक्लियर हमले के दौरान जापान में अप्रोक्सीमेट 70,000 लोग जो है मर चुके थे इस हमले से। अब जो है क्योंकि ट्रूमैन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड डिप्लोमेसी में विश्वास रखते थे, हार्ड पावर में विश्वास रखते थे। उनका यह मानना था कि अगर हम इतने शक्तिशाली हो जाएंगे तो जापान बल्कि यूएसएसआर और दुनिया में हम शांति स्थापित कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर गया। दैट मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सकता है। तो इसी पॉलिसी या इसी नीति के चलते, इन्हीं विचारों के चलते उनके द्वारा जो है, यानी कि यूएसए के द्वारा सेकेंड हमला जो है जापान के ही शहर में कराया गया 9 अगस्त 1945 को, और इसका नाम था फैटमैन क्या था, ये न्यूक्लियर बॉम्ब था जिसको गिराया गया था नागासाकी के ऊपर। और जब जापान के 2 महत्वपूर्ण शहरों के ऊपर जो है न्यूक्लियर हमला हो गया, और बहुत जो है इससे तबाही मच चुकी थी, तबाही इस लेवल की मच चुकी थी कि उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आज भी देखने को मिल सकता है।
लोगों की मौत हो गई थी, लोगों को जो है कैंसर का सामना करना पड़ रहा था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है पूरे तरीके से वायुमंडल में भी फैल गए थे। तो दुनिया में कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर शक्ति हासिल की थी वैज्ञानिकों ने, इससे कहीं ना कहीं मानव जनजाति को जो है बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। अब होता क्या है, जो इस खतरे में, परमाणु बम के खतरे में जो लोग बचे, उन लोगों ने जो है एक उस संगठन बना इन लोगों का, जिसका नाम हमने बताया है निहॉन हिंडाल्को। तो निहॉन हिंडाल्को जो है संगठन बना, और इस संगठन ने जो है कहीं ना कहीं दुनिया के अंतर्गत शांति कायम करने के लिए प्रयास किए, लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ाई कि परमाणु हमलों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए जो है इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है। अब हम आगे समझते हैं न्यूक्लियर बम से जो है क्या क्या प्रभाव हो सकता है और क्या क्या प्रभाव उस समय पर देखने को भी मिले। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रभाव हम देखते हैं एक्सप्लोजन को लेकर। एक्सप्लोजन जो है ये इतना तगड़ा एक्सप्लोजन हुआ था उस समय पर भी कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वायु में, एयर में ऑक्सीजन का लेवल जो है कम हो रहा था और CO2 का लेवल बढ़ रहा था, तो लोग घुट घुट कर मरने लगे थे। साथ ही साथ जो है इसका और आपको देखने को मिलेगा जो रेडिएशन था न्यूक्लियर बॉम्ब का, जो भी एलिमेंट होता है परमाणु के अंतर्गत, उस एलिमेंट से इतना रेडिएशन जो है निकल रहा था कि उससे लोगों को कैंसर होने लगा। और एक डेटा ये बताता है 1945 से लेकर 1980 तक, 1980 तक लगभग 2.4 मिलियन पीपल जो है मारे जा चुके थे कैंसर के कारण। और कैंसर जो है इस कदर फैल गया था बहुत बड़े स्केल पर, ना केवल बल्कि मानव जनजाति को जो है डिजास्टर का सामना करना पड़ा, बल्कि साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी जो है इस हमलों के कारण, इन हमलों के कारण जो है नुकसान देखने को मिल रहा। एनवायरनमेंट के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा, और वहाँ की जो जमीन है, जंगल है, जो भूमि है, वो भी डिस्ट्रक्ट हो गई पूरे तरीके से। जब आप परमाणु बम गिराओगे तो कहीं ना कहीं जो भी उस क्षेत्र में पाया जाता है, क्या उसकी क्लाइमेटोलॉजी हो, वहाँ पर वहाँ की डिस्टर्ब हो जाएगी, वहाँ का फॉरेस्ट एरिया हो वो भी जो है डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, पूरे तरीके से वहाँ के पर्यावरण जो है जहरीला बन चुका होगा। तो कहीं ना कहीं जो है हम ये देखते हैं न्यूक्लियर बम से जो है ये इम्पैक्ट पाए जाते हैं, ना केवल एनवायरनमेंट में बल्कि पूरे तरीके से मानव जाति के लिए जो है ये बहुत बड़ा खतरा है यदि आज भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक कर दिया जाए दुनिया के ऊपर, जो बहुत जल्दी पॉसिबल लगता है कि जिस तरीके से इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत पीक पर जा चुका है, तो कहीं ना कहीं आज भी ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि कोई ऐसा काम ना कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें जिस समय पर ये नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो बॉम्ब गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा, तो इसके बाद में जो है नागासाकी पे जो हम बात करें, यहाँ पर जो बॉम्ब गिराए गए थे उनकी कैपेसिटी क्या थी और आज वर्तमान में स्थिति क्या है। तो एक तरफ जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंतर्गत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है लगभग शांत हो गया था इन हमलों के बाद में, लेकिन दुनिया के अंतर्गत जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाने के कारण, परमाणु बम बन जाने के कारण न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की जो है एक होड़ सी लग गई, और एक ऐसी होड़ लग गई कि मानव जनजाति ने अपने आप को ही खत्म करने के लिए इतना असला तैयार कर लिया कि पृथ्वी को कई बार नष्ट किया जा सकता है, कई बार पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। यदि हम बात करें तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद में जो है एक तरफ जो है दुनिया के अंतर्गत ब्रिटेन जो था उसकी शक्ति कम हो गई थी क्योंकि काफ़ी नुकसान हो चुका था ब्रिटेन का, लेकिन दो महाशक्तियां जो है उभर के आती हैं, एक यूएसए है और एक यूएसएसआर, सोवियत संघ, आज का रशिया। तो ये जो यूएसए और यूएसएसआर है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं यूएसए जो है यूएसएसआर को अपने लिए खतरा समझता था, अपने राष्ट्र के सिक्योरिटी के लिए खतरा समझता है, और रणनीतिक तौर पर जो है अपने आप को यूएसए ताकतवर बनाने के लिए जो है यूएसए को खतरा समझता था। क्योंकि यूएसएसआर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा समाजवाद का प्रभाव था, और समाजवादी विचारधारा जो है कहीं ना कहीं पूंजीवाद के लिए खतरा उस समय पर बनी हुई थी।
तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है, दुनिया के अंतर्गत युद्ध तो कोई बड़ा देखने को नहीं मिला, लेकिन आपको यूएसए और यूएसएसआर यानी कि दो महाशक्तियों के बीच में कोल्ड वॉर जरूर देखने को मिला। कोल्ड वॉर एक ऐसा युद्ध था जहां पर बहुत ज्यादा हथियारों की होड़ बढ़ गई थी। एक दूसरे को लोग मारने के लिए तैयार रहते थे, एक दूसरे के कनपट्टी पे लोग बंदूक लगाए रखे थे कि अभी ठोक देंगे तुमको, लेकिन ठोकते नहीं थे। तो यूएसएसआर और यूएसए के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट था कोल्ड वॉर के दौरान, तो उस समय पर जो है परमाणु हथियारों को बनाने की भी जो है होड़ बढ़ चुकी थी। और यदि हम बात करें आफ्टर जो है नागासाकी एंड हिरोशिमा, तो हम कह सकते हैं कि जो हिरोशिमा के ऊपर बॉम्ब गिराया गया था ये 15 केटी का था, और ये नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था ये 25 किलोटन का था। और इतनी होड़ बढ़ी कि बाद में यूएसएसआर ने और कोल्ड वॉर के दौरान जो है कहीं ना कहीं दुनिया में 1000 किलोटन तक के हथियार बन गए। और यूएसएसआर ने भी जो है अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाते हुए 1961 में जो है 50 मीट्रिक टन तक के जो है परमाणु हथियार का बना लिया। तो कहीं ना कहीं ये जो हथियारों की होड़ थी ये बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब इन हथियारों की होड़ में जो है सोच के देखो, अगर किसी के ऊपर जो है आपने इतना बड़ा हमला कर दिया है कि वो देश पूरी तरीके से तबाह होने को तैयार था उस समय पर, और वहां पर जो है लोग मर गए हैं, और जो लोग उस हमले से जिंदा बचे हुए हैं वो लोग इकट्ठा हुए शांति की बात करते हैं, शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के दिलों और दिमाग में आज भी इतना डर पैदा हो सकता है। तो इसी डर को यदि हम कम करने की बात करें तो कैसे किया जा सकता है कम? ये जो डर था, अब समय था जब दुनिया में इतना परमाणु हथियार बन गया कि पृथ्वी कई बार तबाह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं निहोन हिंडाल्को की। निहोन हिंडाल्को जो संगठन है, इसने दुनिया के अंतर्गत जो है किस तरीके से परमाणु के हथियार को रोका जाए, यानी कि इन्होंने ना केवल परमाणु से होने वाले खतरे को के साथ अवेयर कराया, बल्कि साथ ही साथ इन लोगों ने क्या किया, एक्टिविज्म के तहत ये कहा कि दुनिया के को जो है डिसआर्मामेंट करना चाहिए। डिसआर्मामेंट दैट मीन्स कि दुनिया से परमाणु हथियारों को खत्म कर देना चाहिए। तो ये हथियारों को खत्म करने की बात कर रहे थे। अब हथियारों की बात करें हम, दुनिया से हथियार तभी खत्म हो सकते हैं जब सारी दुनिया जो है लड़ना छोड़ दे, और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये लोग मानते हैं हम शांति स्थापित करने के लिए युद्ध करेंगे। ये लोग ऐसे हैं कि शांति स्थापित करने के लिए वॉर करते हैं। दैट मीन्स कि दुनिया के अंतर्गत हथियारों को समाप्त नहीं किया जा सकता। तो डिसआर्मामेंट तो होने की बात दूर, लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में शांति के प्रयास हमेशा किए गए हैं, क्या वो गांधी जी हो। यदि हम बात करें तो दुनिया में परमाणु हथियारों का प्रसार रोका जाए, दुनिया में परमाणु हथियार ना बढ़े, इस चीज को लेकर जो है एक ट्रीटी बनाई गई 1968 की ट्रीटी, जिसे कहा जाता है नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। ऐसी ट्रीटी जो है कहती है कि हम दुनिया से या दुनिया के अंतर्गत परमाणु हथियारों को नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन भारत जैसा देश, विकासशील देश जो है, इसके पक्ष में नहीं था। भारत ने इस पे साइन नहीं किए। भारत का ये मानना था कि ये जो ट्रीटी है आपकी, ये परमाणु हथियारों के प्रसार को खत्म करेगी, लेकिन हम क्या चाहते हैं, डिसआर्मामेंट। तो भारत का जो रुख था इसके ऊपर ये था कि हथियारों को पूरे तरीके से खत्म किया जाए, निशस्त्रीकरण किया जाए। साथ ही साथ 1996 के अंतर्गत जो है एक और ट्रीटी की गई जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो 1996 में जो है जब बहुत ज्यादा होड़ मचने लगी हथियार बनाने की, तो कहीं ना कहीं दुनिया में शांति स्थापित करने का प्रयास करने वाले लोग भी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये जो है CTBT के नाम से एक ट्रीटी लेके आए और कह दिया कि दुनिया के अंतर्गत जो है परमाणु का पूरे तरीके से प्रसार रोका जाएगा। दैट मीन्स किसी भी तरीके से न्यूक्लियर और परमाणु शक्ति का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अब एक यूरेनियम है, यूरेनियम से जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है, वही परमाणु टेक्नोलॉजी है जिससे हम ऊर्जा भी बना सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको ग्रीन ऊर्जा बनानी है और आपके पास में जो है एक
इतना अच्छा सोर्स है यूरेनियम, उससे आप बेहतरीन ऊर्जा बना सकते हैं जिससे क्लाइमेट को नुकसान भी कम होगा। तो ऐसे में जो विकासशील देश हैं अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यदि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ सीटीबीटी तो उन लोगों तक भी जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को नहीं पहुंचने देगी। दरअसल ये जो ट्रीटी थी, भारत का ये मानना है कि ये ट्रीटी जो है पूरे तरीके से प्रतिबंध करती है किसको, किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर टेस्ट को। तो ये ट्रीटी से प्रॉब्लम क्या है, यदि कोई भी देश, कोई भी दुनिया का राष्ट्र अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग करना चाहे तब क्या। तो भारत उसमें बेहतरीन एग्जाम्पल है। भारत ने कहा, भारत कहता है इस ट्रीटी को लेकर कि हम जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का शांतिपूर्ण उपयोग करेंगे। दैट मीन्स हम किस क्षेत्र में प्रयोग करेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, और हम किस रूप में उपयोग करेंगे न्यूक्लियर का, लोगों की जरूरत को पूरा करने में। तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की जो जरूरत है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, भारत उनके पक्ष में रहता है। और आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि भारत की जो है न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है। धन्यवाद।